खबर बांग्लादेश से है, जहां पर ढाका की सड़कों पर एक बार फिर से आक्रोश, असंतोष और राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आया है। एक के बाद एक हुई हत्याएं और उनसे जुड़े सवालों के साथ और गहरे होते जा रहे शक के बाद एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या, तो दूसरी तरफ हिंदू युवक दीपू चंद्र की निर्मम हत्या। और इन दोनों मामलों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, कानून व्यवस्था और आगामी चुनावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद राजनीतिक तनाव काफी तेजी के साथ बढ़ा। राजधानी ढाका में शरीफ उस्मान हादी के सिर में गोली मारी गई और इस हमले में उसकी मौत हो गई। यह हत्या ऐसे समय पर हुई है जब देश फरवरी में प्रस्तावित राष्ट्रीय चुनावों की ओर बढ़ रहा था। शरीफ उस्मान हादी केवल एक छात्र नेता नहीं थे, वह इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे। इनकलाब मंच एक सांस्कृतिक संगठन है जो पिछले वर्षों से बड़े जन आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आया। आपको ये भी बताते चलें कि इन्हीं आंदोलन के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। हादी की हत्या के बाद स्थिति काफी तेजी के साथ वहां पर बिगड़ती हुई नजर आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उग्र भीड़ ने प्रमुख समाचार पत्रों, सांस्कृतिक संगठनों के कार्यालय को निशाना बनाया। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। इस पूरे घटनाक्रम पर अब एक बेहद गंभीर मोड़ सामने आता हुआ नजर आया है। शरीफ उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार पर आरोप लगा दिए। शहबाग इलाके में हुए प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने एक धड़े में जानबूझकर इसे हत्या साजिश रची है। दरअसल शरीफ उमर का यह आरोप है कि उसके भाई की हत्या का मकसद फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव को बाधित कर रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि आपने उस्मान हादी की हत्या करवा दी और अब इस मुद्दे का इस्तेमाल कर चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ उमर ने यह भी कहा कि उनके भाई फरवरी तक चुनाव कराए जाने के पक्ष में थे और उन्होंने किसी एजेंसी या तथाकथित विदेशी मालिकों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। यही बात कुछ ताकतों को नागवार गुजरी है और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। लेकिन ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसी बांग्लादेश में हाल के महीनों में हिंदुओं को लेकर लगातार ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इन्हीं में से एक नाम है दीपू चंद्र। दीपू चंद्र की हत्या ने भी बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिनकी हत्या को लेकर देश के भीतर और बाहर आक्रोश देखने को मिला है। इस हत्या के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर स्थिति बन रही है। दरअसल दीपू चंद्र की हत्या को लेकर आरोप ये लगे कि ये केवल एक आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सांप्रदायिक मानसिकता, संगठित हिंसा की भूमिका हो सकती है। इसी मुद्दे पर भारत समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से जवाब भी मांगा गया। अब बांग्लादेश ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां पर छात्र नेता की हत्या, हिंदू युवक की हत्या और बढ़ता राजनीतिक व सांप्रदायिक तनाव सब कुछ एक साथ सवाल बनकर खड़े हो रहे हैं। देखना यह होगा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इन दोनों हत्याओं पर क्या ठोस कदम उठाती है और क्या दोषियों को सजा मिलती है, और क्या फरवरी में प्रस्तावित चुनाव अपने तय समय पर हो पाते हैं, या फिर बांग्लादेश की सियासत में अस्थिरता का यह नया दौर एक बार फिर से लंबा खिंचता है। तो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रीत विहार प्रांत से एक ऐसे घटनाक्रम की खबर आ रही है जिसने न केवल कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव बढ़ा दिया, बल्कि भारत समेत दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालुओं की भावना को झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति काफी खराब हुई है। एक प्राचीन मंदिर क्षेत्र में सोमवार 22 दिसंबर को थाई सेना द्वारा भगवान विष्णु की एक विशाल 30 फुट ऊंची मूर्ति को बुलडोजर से नीचे गिरा दिया गया। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये मूर्ति कंबोडिया के प्रीहिविहार स्थित थाईलैंड की अवैध सीमा गतिविधियों के कारण इसे निशाने पर लिया गया है। कंबोडिया सरकार ने इस घटना पर तीखी नाराजगी जता दी। बता दें कि सरकारी प्रवक्ता किम ने कहा है कि ये मूर्ति 2014 में बनाई गई थी और थाईलैंड की सीमा से लगभग 100 मीटर भीतर कंबोडिया क्षेत्र में स्थित थी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई सीधे कंबोडिया की संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत ने इसे संवेदनशील मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का अपमान करना दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करता है और ऐसे कृत्य किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगे। भारत का यह बयान इस विवाद की अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक संवेदनशीलता को उजागर करता है। ये केवल एक मूर्ति तक सीमित मामला नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 6 महीनों से प्रीहिविहार मंदिर क्षेत्र को लेकर गंभीर तनाव बना है। जून में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सैन्य संघर्ष हुआ और 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 10 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। ये विवाद ऐतिहासिक है, करीब 118 साल पुराना। 1907 में कंबोडिया फ्रांस के अधीन था और उस समय खींची गई 817 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा थाईलैंड ने कभी स्वीकार की ही नहीं। बता दें कि विहार और तामुएन थोम जैसे प्राचीन मंदिर विवाद का केंद्र रहा। 1959 में यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा और 1962 में अदालत ने
प्रीवियार मंदिर को कंबोडिया का घोषित किया, लेकिन आसपास की जमीन पर विवाद जारी रहा। इतिहास में देखें तो खमेर और सियाम साम्राज्य के बीच सीमाओं का संघर्ष सदियों पुराना है। हालिया संघर्षों की बात करते हैं तो 28 मई को ट्रायंगल क्षेत्र में भी दोनों सेनाओं के बीच टक्कर हो गई थी। कंबोडिया सेना का आरोप यह है कि थाई सैनिकों ने मुआन थॉम मंदिर को घेर लिया, कटीले तार लगाए और हवाई फायरिंग कर दी। ये विवाद 2008 में तब बढ़ गया जब प्रीवियार मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। 2011 में हजारों लोग विस्थापित हुए। इस संवेदनशील माहौल में भगवान विष्णु की मूर्ति को गिराना अब केवल सीमा या राजनीतिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और धार्मिक सम्मान का प्रश्न बन गया। भारत के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए घटना दुखद है। बता रहे कि वास्तविकता यह है कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान चाहे किसी भी देश में हो, सीधे भारतीय भावनाओं को चोट पहुंचाता है और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कृत्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोका जाए। विश्व के नक्शे पर युद्ध की भयावह छाया अभी भी पूरी तरीके से कायम है। रूस यूक्रेन संघर्ष जो 2022 में शुरू हुआ आज भी जारी है और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध माना जा रहा है। ये संघर्ष न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर संकट बन गया है। वहीं एक और बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन ने एक बार फिर से धमाके और तबाही के मंजर को साफ तौर पर देखा है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया। यह हवाई हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आम नागरिकों के जीवन को अंधेरे में धकेलने की कोशिश के रूप में देखा गया है। इसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मॉस्को के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अतिरिक्त दबाव बनाने की खुली अपील कर दी। दरअसल राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कह दिया कि यूक्रेन कभी भी शांति में बाधा नहीं डालता। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब युद्ध समाप्त करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से रूस पर है। जेलेंस्की का यह कहना है कि रूस को कूटनीतिक प्रयासों को नुकसान पहुंचाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव और बढ़ना होगा। सोमवार रात रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर दिए। इस हमले में 650 से अधिक ड्रोन, 30 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के कम से कम 13 क्षेत्रों में दागी गई। हमलों का मुख्य निशाना यूक्रेन का ऊर्जा ढांचा और नागरिक बुनियादी सुविधाएं रही हैं। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक 4 साल का बच्चा भी शामिल था। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में इस हमले को घिनौना बताया। उन्होंने कहा कि रूस ने जानबूझकर क्रिसमस से पहले यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। उन्होंने कहा कि दिन की शुरुआत देश पर एक भयावह हमले के साथ हुई है। ऊर्जा क्षेत्र मुख्य लक्ष्य था, लेकिन दुखद रूप से जानें भी चली गई। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमलों में हुई मौतों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कीव क्षेत्र में एक महिला की मौत हुई और एक व्यक्ति की भी जान चली गई, जबकि जितोमिर क्षेत्र में ड्रोन हमले में 4 साल के बच्चे की जान गई है। जेलेंस्की ने सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यूक्रेन को हर दिन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है। इसमें एयर डिफेंस मिसाइलें, हथियार निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और देश की सुरक्षा क्षमता बढ़ाए रखने में मदद शामिल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश युद्ध समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं और कीव की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। दरअसल जेलेंस्की का यह कहना है कि जब शांति तभी संभव है जब रूस कूटनीति को कमजोर करना बंद करे और युद्ध खत्म करने को लेकर पूरी तरीके से गंभीरता दिखाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने शांति प्रयासों को बाधित किया तो उस पर जरूर अंतर्राष्ट्रीय दबाव देखने को मिलेगा। कनाडा के टोरंटो से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक युवा भारतीय महिला की निर्मम हत्या ने वहां की स्थानीय और भारतीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ा दी है। वास्तव में ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि विदेशों में भी हमारी सुरक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण हो गई है। दरअसल टोरंटो में रहने वाली 30 वर्षीय भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या की पुष्टि अधिकारियों ने कर दी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हत्या की मुख्य संदिग्ध 32 वर्षीय अब्दुल के खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप में सर्च वारंट जारी कर दिया गया है। अब्दुल भी टोरंटो का ही निवासी है और शुरुआती जानकारी के अनुसार वह और हिमांशी एक दूसरे को जानते थे और एक रिलेशनशिप में भी थे। जानकारी के अनुसार यह दुखद घटना 19 दिसंबर की रात को स्टैचू एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में हुई है। पुलिस को रात उस एक कॉल का पता लगता है जो एक लापता व्यक्ति से जुड़ा हुआ बताया गया। इसके तुरंत बाद जांच शुरू होती है और 20 दिसंबर की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास पुलिस ने एक घर से महिला का मृत शरीर पाया। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला की पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई है और उसकी लाश उस घर में मिली जहां पर घटना घटित हुई। प्रारंभिक जांच में इसे हत्या का मामला माना गया है और तुरंत ही मामले की जिम्मेदारी फिलहाल प्रशासन ने संभाल ली है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी अब्दुल की तलाश जारी है। पीड़ित महिला की पहचान सोशल मीडिया से हुई, जहां हिमांशी ने खुद को डिजिटल क्रिएटर बताया था।
उसकी तस्वीर उसी नाम के एक यूजर ने पोस्ट की थी, जिसने पुलिस की पहचान में मदद की है। पुलिस के मुताबिक ये मामला घरेलू हिंसा या निजी संबंधों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। बता दें कि सीबीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संदिग्ध और पीड़ित रिलेशनशिप में थे और इसी घटना ने यह संदेश भी दिया है कि विदेशी धरती पर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है और व्यक्तिगत रिश्तों में उत्पन्न खतरों से सतर्क रहना कितना आवश्यक होता है। इस घटना में आपको बता दें कि भारतीय समुदाय को झंझोड़ कर रख दिया है और न्याय की मांग को एक बार फिर से इस मामले में काफी तेज किया गया है।